तो वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीजीडी इन इंडिया। आज जो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ ये है इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड रहता है, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी किसी एक इंसान के लाइफ में भी टेक्निकली साइकोलॉजिकली कुछ भी चेंज आता है, उसका करियर में कुछ भी ग्रोथ मिलती है, तो इस वीडियो का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आपको दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पहली चीज़ टेक्निकली, दूसरी चीज़ साइकोलॉजिकली। आपको दोनों फ्रंट्स पे आपको स्ट्रांग रहना है। तो सबसे पहले हम टेक्निकल एस्पेक्ट में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करेंगे। तो टेक्निकल लेवल में देखिए, टेक्निकली जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका रिज्यूम होता है इंटरव्यूअर के सामने, सबसे पहले वो जाता है, शॉर्टलिस्ट होता है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद में फिर आपको बुलाया जाता है, तो रिज्यूम सबसे पहले आपके सामने रखा जाता है और वो आपकी सारी कहानी बताता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस फील्ड से आप बैकग्राउंड रखते हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपने क्या क्या फील्ड में काम किया है, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या आपकी वीकनेस है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक इंटरव्यूअर सिर्फ आपके रिज्यूम देख के पहचान सकता है कि इस कैंडिडेट में क्या क्वालिटीज़ हैं जो उसको चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे मैंने एक सैम्पल रिज्यूम आपके सामने ये रखा हुआ है, इसमें मैंने कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ रेड कलर से, जैसा आप देख सकते हैं, जैसे एफआरएस हो गया, एमआरएस हो गया, एमडीपी पाइपलाइन हो गया। हर एक कीवर्ड, ईवीसी, एएमआर, ऑर्डरेशन यूनिट, हर एक कीवर्ड्स में जो आपके रिज्यूम में होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एफआरएस की, एफआरएस पे 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके अंदर फिल्टर कौन से लगे होते हैं, उसके अंदर मीटर कौन सा लगा होता है, क्या रेटिंग रहती है, एसएसवी क्या है, सीआरवी क्या है, पीआरवी क्या है, एंड ऑल आर थिंग्स। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उन सब चीज़ों की कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वो वहां से बना सकते हैं टेक्निकली। एमडीपी पाइपलाइन की अगर बात करें तो फिर P80 क्या है, 100 क्या है, एसडीआर क्या है, फ्यूजन का पूरा प्रोसेस, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। लोड टेस्टिंग में आपको पता कर सकते हैं वो लोग, अगर लोड टेस्टिंग आपने लिखा हुआ है, मतलब आपने कमर्शियल इंडस्ट्री में लोड टेस्टिंग की हुई है, तो लोड टेस्टिंग में ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन बन जाएंगे कि आप कैसे करते हैं, क्या उसका टाइम फ्रेम रहता है, बॉयलर रहता है या कोई दूसरा इक्विपमेंट है उसकी कैसे करते हैं, हर इक्विपमेंट्स की अलग अलग लोड टेस्टिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। फिर ऐसा ईवीसी हो गया, ईवीसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से लॉग आप निकाल सकते हैं। हर एक कीवर्ड्स पे मैं बता रहा हूँ, हर एक कीवर्ड पे 10 क्वेश्चन बन। ऑर्डरेशन यूनिट, कौन सा ऑर्डरेंट आप यूज़ करते हैं, उसका परसेंटेज क्या रहता है, फिर वो एज पर स्ट्रोक है, एज पर टाइम है, कौन सी कंपनी का है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, रिफिलिंग प्रोसेस क्या है, ए टू जेड। तो आपको टेक्निकली अपने रिज्यूम पे ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आप अपने रिज्यूम में जो जो चीज़ें डाल रहे हैं वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए और वो आपकी स्ट्रेंथ होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ अपने रिज्यूमे मत डालिए जो आपको नहीं आती है, ठीक है। और कुछ अगर चीज़ें ऐसा हैं भी अगर जो नहीं आती हैं, आपको मिस हो गई, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि ये चीज़ मेरे को नहीं आती है। ये हो गई टेक्निकल बात। अभी बात करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे कि साइकोलॉजिकली आपको जब आप किसी इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं तो क्या क्या क्वालिटीज। देखिए, सबसे ज़्यादा हॉपलेस हो जाते हैं इंटरव्यू देते टाइम कैंडिडेट, उनको समझ में नहीं आता क्या आंसर दें। तो सबसे पहले तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है और नीड पहचाननी है कि सामने जो आपके इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, किस पोस्ट के लिए आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यूअर की क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर आप, मैं नीचे लेवल से शुरू करता हूँ, अगर आप टीपीआई हैं, आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। सबसे पहले वो ग्राफ बनाना जानता हो, कस्टमर्स की हैंडलिंग अच्छी हो, वो लेबर मैनेजमेंट कर पाए, वो सारे काम को अच्छे तरीके से देख पाए, वो डीपीआर प्रॉपर आपको दे पाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं जो आपको उसमें चाहिए होती हैं। अगर आप कंसल्टेंट हैं, आपको टीपीआई में क्या चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्टर हैंडलिंग कर पाए, वो टेक्निकली स्ट्रांग हो, क्योंकि टीपीआई का मतलब ही है टेक्निकल चीज़ों को वेरीफाई करना, तो उसको सारी चीज़ें पता हो ताकि वो साइट पे सारी टेक्निकल चीज़ों को ठीक से वेरीफाई कर पाए। ऐसे ही अगर आप कंसल्टेंट का इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी क्लाइंट को किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, तो उसको रिक्वायरमेंट रहती है कि एक ऐसा कंसल्टेंट जो टेक्निकली भी स्ट्रांग हो और उसकी मैन पावर हैंडलिंग भी अच्छी हो, प्लानिंग कर पाए, मटेरियल को देख पाए, कॉन्ट्रैक्टर को देख पाए, ओवरऑल प्रोग्रेस निकाल पाए विद इन टाइम फ्रेम, कस्टमर से मीटिंग कर पाए, क्लाइंट से मीटिंग कर पाए, ठीक है। तो उसका थोड़ा विजन बड़ा होना चाहिए। और ऐसे ही अगर आप किसी क्लाइंट कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको क्लाइंट के लिए इंटरव्यू देना है, तो उसको क्या चाहिए होगा कि कॉन्ट्रैक्टर हैंडलिंग अच्छी हो, टीपीआई को हैंडल कर पाए, जो कंसल्टेंट हैं उनको हैंडल कर पाए, प्रॉपर प्लानिंग कर पाए, जो मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल कर पाए, ठीक है, प्रॉपर मीटिंग करके। तो उसको टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, उसको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए और ओवरऑल वो एक
मैनेजर लेवल पे एक मैनेजर पकड़ बना के रख सके अपनी पूरी टीम के साथ में, और मिलके उनके साथ में काम कर पाए, उनको आगे बढ़ा पाए, वैसी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, या समथिंग लाइक कुछ अलग भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। बट मोस्टली आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं या जो जूनियर हैं उनमें आप यही सारी चीजें मोटा मोटा देखते हैं। तो वो एक रिक्वायरमेंट आपके अंदर, अगर आप टीपीआई के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने अंदर वो ऐसी क्वालिटी जनरेट करनी पड़ेंगी कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, कॉन्ट्रैक्टर हैंडलिंग अच्छे से कर पाए। अगर आप पीएमसी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको वैसा आपका विजन होना चाहिए। अगर आप क्लाइंट कंपनी में किसी क्लाइंट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी मैनेजर पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपका विजन वैसा होना चाहिए। वो सारी चीजें, वो उस रिक्वायरमेंट को अगर आपने एक बार पकड़ लिया कि हाँ ये सामने वाले की जरूरत है, क्योंकि जितनी जरूरत आपको जॉब की है, बिलीव मी, इंटरव्यूअर को भी एक अच्छे कैंडिडेट की उससे कहीं ज्यादा जरूरत है। 100 लोग आते हैं, 100 में 1 या 2 शॉर्टलिस्ट क्यों हो पाते हैं? जुगाड़ वाली चीजें बहुत पहले छूट गई, बी फ्रैंक। वो तो होता ही है कि रेफरेंस है ये वो, लेकिन बिलीव मी, अगर आप में क्वालिटी है, आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं, आप सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत जॉब है मार्केट में, और यू कैन डू इट। तो आप अपने आप को वैसे ही तैयार करिए, उन सारी चीजों में आप अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। अभी हम आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आपको जरूर लगेगा कि बहुत ही हलवा क्वेश्चन है और बहुत ही इनका इजी आंसर है, ये तो कोई भी दे सकता है। बट अगेन ट्रस्ट मी, आप इन क्वेश्चंस को, जितने इस वीडियो में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप सबको उनको नोट करिए और बिना आंसर देखे एक बार आप शीशे के सामने खड़े होके उनका आंसर दे के देखिए। आप नहीं दे पाएंगे, आप आधे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। हो सकता है आपको पता हो, बट जैसा आंसर एक इंटरव्यूअर को, एक कंपनी को जैसा आंसर चाहिए होता है, एक सीनियर लेवल के सीनियर मैनेजमेंट को जैसा आंसर चाहिए होता है, वैसा आंसर बहुत कम लोग दे पाते हैं, और इसीलिए उनकी छटनी हो जाती है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, खुद क्वेश्चंस जनरेट करिए अपने माइंड में और उनका आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज नेचुरल गैस। अब एक इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था कि व्हाट इज नेचुरल गैस। आप काम कर रहे हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर नहीं पता तो फिर आपको क्या पता है? नेचुरल गैस तो आपको पता है, हाँ प्राकृतिक गैस कोई बोल देगा हाँ मीथेन है, लेकिन क्या उसकी परसेंटेज है, वो कैसे जनरेट होती है, कहाँ से आई है, कहाँ कैसे उसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो आपको जानना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। फिर कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस हो गया। अभी देखिए, मैंने तो 3 चीजें इसमें डाल दी, नाइट्रोजन, इथेन, मीथेन, बट कंपोजिशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए आप इंटरव्यूअर सामने से ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें सल्फर होता है नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होती है नहीं होती है, कोई भी गैस का नाम ले देंगे कि ये होती है नहीं होती, तो आपको एटलीस्ट कंपोजिशन नेचुरल गैस का पता होना चाहिए। फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो आपको, अगर आप जा रहे हैं, ये ऑब्वियसली नेचुरल गैस प्रोडक्ट है तो उसका आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, तभी आप किसी कस्टमर के सामने भी जाके बोल पाएंगे कि एज कम्पेयर टू एलपीजी ये कैसे अच्छी है, या एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो उसकी स्ट्रेंथ है। एससीएम क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, करेक्शन फैक्टर के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। करेक्शन फैक्टर का मतलब क्या होता है, करेक्शन फैक्टर उसको आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मीटर क्यूब पर आवर से एससीएम में कन्वर्ट करने के लिए करेक्शन फैक्टर का यूज होता है, कैसे करते हैं उसका भी फॉर्मूला है। फिर मेजर कंपोनेंट क्या है एमआरएस और डीआरएस के, तो हर एमआरएस डीआरएस के साथ में एक मैनुअल आता है, एक पूरा चार्ट आता है, वो आप अगर देखेंगे आपको हर कंपोनेंट के बारे में पता लग जाएगा। उसमें फिल्टर है, पीआरबी, एसआरबी, सीआरबी, फिर डिफरेंशियल प्रेशर गेज, रेगुलेटर, उसमें भी फिर एक्टिव मॉनिटर, वो वर्किंग कैसे होती है, उनकी काम कैसे करते हैं, उनकी सेटिंग्स क्या क्या होनी चाहिए। मीटर कितने टाइप के होते हैं, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है। मीटर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से मीटर हैं, उनकी कैपेसिटी क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आप इसमें पता कर सकते हैं। हम कौन सा ऑर्डरेंट यूज करते हैं नेचुरल गैस में, क्वेश्चन ये भी आता है। तो हाँ, थैल कैप्टन है, C2H5SH है। बहुत मुझे पता है कि आप सब लोगों को ये सब ये डेली लाइफ में, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं सारी चीजें, तो आपको ये सारी चीजें पता है। बट जब इंटरव्यू देते हैं ना, तो उस टाइम पे थोड़ा ऐसा हो जाता है हमारा माइंड का बैलेंस की थोड़ा सा हम नर्वस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को पहले, नर्वसनेस को अपना खत्म करना है, कॉन्फिडेंट रहना है और ये आंसर्स को देना है। फिर स्टैंडर्ड ऑर्डरेशन रेट क्या रहता है ऑर्डरेंट का, तो वो एज पर पीएनजीआरबी गाइडलाइंस तो 12.5 पीपीएम लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए और आपको खुद ही पता लग जाएगा। फिर एलईएल लिमिट्स क्या है नेचुरल गैस की, कोड्स और स्टैंडर्ड, अगर आप जीआई के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसके कोड स्टैंडर्ड अलग हैं, एमडीपी के लिए दे रहे हैं तो उसके अलग हैं, ओवरऑल सीजीडी के लिए दे रहे हैं उसके अलग हैं, स्टील के अलग हैं, एमआरएस डीआरएस के अलग हैं, सबके कोड्स अलग अलग होते हैं, तो उन पे भी आप एक बार नज़र मार के जाइए। फिर एक बार पूछा गया था कि लूपिंग, नेटवर्क की लूपिंग क्यों करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कभी कोई सप्लाई इंटरप्शन ना हो,
इसलिए वी ट्राई कि हम नेटवर्क का लूपिंग करके रखें। फिर इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग्स के बीच में क्या क्या इंटर डिस्टेंस होते हैं, एक लास्ट इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एमडीपी के बारे में, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके सामने भी लिखी हुई हैं कि साइडल टू साइडल जॉइंट अगर करना है तो 100 mm का स्टैंडर्ड होना चाहिए, इंटर डिस्टेंस, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। फिर एमडीपी लेइंग का क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर तो सबको पता है कि पहले सर्वे हुआ, फिर ट्रेंचिंग किया, लेइंग किया, बट प्रोसेस एक पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, और प्रोसेस का भी आपको डिटेल्ड पूरा पता होना चाहिए। अगर ट्रेंचिंग वर्ड ये सामने आ रहा है तो ट्रेंच की क्या हाइट है, क्या विड्थ है, क्या डेप्थ है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर लेइंग हो गया, जॉइंटिंग हो गया, जॉइंटिंग के बारे में भी अगर जैसे ही आप जॉइंट वर्ड बोलोगे, इलेक्ट्रोफ्यूजन जॉइंट बोलोगे, उसमें फिर पूरी कहानी स्टार्ट हो जाएगी, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। बैक फिलिंग में कितना बेडिंग है, कितना पैडिंग है, एमडीपी के नीचे कितना डाल दे। देखिए प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें साइड पे हो या ना हो, अलग चीज़ है, बट आपको प्रिपेयर होके जाना है एज पर स्टैंडर्ड कि बैक फिलिंग अगर आप कर रहे हैं तो पाइप के नीचे कितना सैंड होना चाहिए, ऊपर कितना सैंड होना चाहिए, स्टेप कटिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फ्लशिंग है, टेस्टिंग करते हैं, फिर प्री कमीशनिंग सर्वे, फिर कमीशनिंग, तो इस टाइप से आपको ये प्रोसीजर पता होना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड ट्रेंचिंग विड्थ, जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया ट्रेंचिंग का, ये देखिए नीचे ये ट्रेंचिंग का हर टेंडर बुक में आपको ये डायग्राम मिल जाएगा, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद में बेसमेंट एरिया है, अगर हाई राइज वाले हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे कि बेसमेंट एरिया है तो एमडीपी लेइंग का क्या डेप्थ होना चाहिए, क्या विड्थ होना चाहिए, वो सारी डिटेल इसमें दी हुई है। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर कोई 1 या 2 साल काम करके आया है सीजीडी में, या फिर नॉन सीजीडी का कोई कैंडिडेट है, तो उससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कितना जानते हैं। तो आप इस चैनल से भी, इसमें भी मैंने वीडियो डाला हुआ है सीजीडी के बारे में इसी चैनल पे, बाकी आप कहीं और से भी देख सकते हैं। बस पर्पस सिर्फ इतना है कि आप इंटरव्यू क्रैक करिए और अपनी लाइफ को एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि जॉब करने से सिर्फ आपका कैरियर नहीं संभलने वाला, आपके साथ में आपकी पूरी फैमिली का कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है उस चीज़ से। तो आप नॉलेज गेन करिए बस और इंटरव्यू क्रैक करिए। फिर हाउ विल यू प्लान फॉर एमडीपी इन द न्यू एरिया, अगर कोई नया एरिया है उसमें आपको एमडीपी नेटवर्क पूरा डालना है तो उसको क्या क्या प्लानिंग करनी है, कैसे क्या प्रोसीजर करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर डिफरेंस इन पी80 100 में क्या डिफरेंस है, तो ये आप पढ़ लीजिए, 4 लाइन का आंसर है, इसको पढ़ के आपको पता लग जाएगा। फिर एमडीपी की प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल गैस थी, वैसे एमडीपी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो एमडीपी का मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ, एमडीपी का पूरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो देख लीजिए, वरना ये केवल पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। फिर इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है, कौन कौन से टाइप की मशीन्स होती हैं, उनका पूरा प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीज़ जैसे ये दिया हुआ देखिए, इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस क्या है। एक ये सिर्फ जो एक वर्ड्स है ना, कटिंग ऑफ द पाइप, अभी कटिंग पाइप का है ठीक है, लेकिन कौन कौन से कटर होते हैं, स्क्रैपिंग कितनी होती है, मार्किंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू में लेके जाइए, ताकि अगर एक चीज़ के अंदर से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है और वहां से किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड डिस्टेंस क्या है आरसीसी मार्कर पोल मार्कर के बीच में, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रेशर ऑफ एमडीपी ये कितना होता है, उसका भी फॉर्मूला है, टेस्टिंग प्रेशर 1.5 मल्टीप्लाई बाई ऑपरेटिंग प्रेशर। फिर नाइट्रोजन पर्जिंग क्यों करते हैं, इसका आंसर मैंने दिया हुआ है। नाइट्रोजन पर्जिंग के सवाल पे बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, क्योंकि प्रोसीजर सबको पता है कि नाइट्रोजन पर्जिंग होती है, नाइट्रोजन कमिश्निंग से पहले हमने किया, लेकिन क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो ये आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करिए, उसको पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। फिर एस बिल्ड और एस ग्राफ ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है, दोनों तो एक ही हैं, और कमीशनिंग करने से पहले मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को हैंडओवर भी की जाती हैं। अगर एक केवल एस बिल्ड से ही काम चल जाएगा तो एस ग्राफ की क्या ज़रूरत है, और एस ग्राफ से ही काम चल जाएगा तो एस बिल्ड की क्या ज़रूरत है, तो वो आप नीचे पढ़िए, इसका आंसर आपको पता लग जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। कमीशनिंग से पहले नेचुरल गैस की कमीशनिंग करनी है, उससे पहले क्या क्या पॉइंट हमको कवर करने होते हैं, कंट्रोल रूम है या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, क्या क्या चीज़ें आप हैंड ओवर करेंगे। अगर आप मेंटेनेंस पोस्ट के लिए जा रहे हैं कहीं पे, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बन जाता है कि आपको प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से क्या क्या चेकलिस्ट क्या क्या होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैंड ओवर लेने होते हैं कमीशनिंग से पहले, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। वैसे तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, किस फील्ड के लिए जा रहे हैं, आप सीएनजी के लिए जा रहे हैं, आप पीएनजी के लिए जा रहे हैं, आप स्टील के लिए जा रहे हैं, फिर पीएनजी में भी आप जीआई देखेंगे, एमडीपी देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे। तो इस हिसाब से आपकी नॉलेज के और आपके रिज्यूमे के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप आगे क्या देखने वाले हैं, आप आगे क्या करने वाले हैं।
तो आप उसी हिसाब से खुद को प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आगे मैं वीडियो बनाता रहूं। मेरा कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट करूं कि कोई नॉन सीजीडी का पर्सन आके इसको लाइक या सब्सक्राइब करेगा। जो भी है वो हमारी यही सीजीडी फैमिली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।